अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहे। लास्ट वीक के अंदर डी बार 2% अप थे, जबकि एच आर 0.75% अप था। कोक और आयरन ओर 2% और 3% ऊपर गए। इसी तरह एच आर सी की स्पॉट मार्केट के अंदर या चाइनीज़ स्टील मार्केट के अंदर स्पॉट प्राइसेस जो है वो भी स्टेबल रहे। कुछ थोड़ी सी तेज़ी रही चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडेज से पहले पहले सब जो है वो सेल्स हो रही थी और चीज़ अच्छे तरीके से मूव कर रही थी। स्पॉट मार्केट के अंदर प्राइसेस थोड़े से ऊपर ही गए। अगर एच की बात करें तो ऑलमोस्ट $10 के करीब इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस का। काफ़ी सारे मिल्स ने अपने प्राइसेस को ऑलमोस्ट 10 12 $13 जो है वो बढ़ाया है छुट्टियों पे जाने से पहले, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है कि जब वो छुट्टी से वापस आते हैं तो फिर होपफुली मार्केट की एक्टिविटी बढ़ेगी और डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर बात करें इस वक्त आयरन ओर की तो वो तकरीबन 216 पे स्टैंड कर रहा है। 126 पे स्टैंड कर रहा है, सॉरी 126 पे स्टैंड कर रहा है, जो कि $1 जो है वो तकरीबन आप समझेंगे नीचे ऑलमोस्ट स्टेबल ही कहेंगे इसको। अगर कोक के प्राइसेस की बात करें तो कोक के प्राइसेस भी तकरीबन 10 से $15 बढ़े हैं और अभी एज ऑफ नाउ $330 के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। चाइनीज मिल्स मोस्टली जो स्क्रैप खरीद रही थी वो थोड़ी सी खामोशी हुई है चाइनीज न्यू ईयर से पहले, ल्यूनर हॉलीडेज से पहले। कुछ थोड़ी सी मिल्स जो है वो रीस्टॉक करके गई हैं, कुछ मिल्स रीस्टॉक करना है अभी वापस आकर। तो स्क्रैप की मार्केट के अंदर इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं थी, बट मोस्ट प्रोबेबली जब ये न्यू ईयर हॉलीडे से वापस आएंगे तो फिर एक्टिविटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अगर वियतनाम को देखें तो वियतनाम की मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रीस्टॉकिंग की है छुट्टी पे जाने से पहले, क्योंकि पूरे सेक्टर के अंदर ही छुट्टियां हैं और मोस्टली जो फोकस रहा वियतनाम का वो यूएस मार्केट के ऊपर था। यूएस मार्केट एज ऑफ नाउ काफ़ी तेज़ हुई है फॉर ईस्ट की बाइंग स्प्री की वजह से छुट्टियों में जाने से पहले। अगर वियतनाम के एचएमएस की बात करें तो वो भी तकरीबन 430 से 445 के लगभग काम किया है वियतनाम ने यूएसए से। ताइवान के अंदर मार्केट स्टेगनेंट थी, बाइंग वो भी कर रहे थे लेकिन प्राइसेस कुछ बढ़ी नहीं है ऐसी एज सच, और ऑलमोस्ट स्टेबल प्राइसेस के ऊपर काम हो रहा है। $400 का प्राइस दे रहे थे ताइवानीज कस्टमर्स यूएस एचएमएस के लिए। अगर जापानीज प्राइसेस की बात करें तो वो खासी तेज़ हैं, पिछले 2-3 हफ्ते से प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं। अब जो लास्ट वीक के अंदर प्राइसेस आए थे वो अब स्टेबल हैं। कुछ $5-10 की इंक्रीमेंट ज़रूर हुई है लेकिन आगे से एक्सेप्टेंस नहीं आ रही कस्टमर्स के एंड से। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद अब सीलिंग टच कर चुकी है और प्राइसेस से ऊपर जाने की गुंजाइश फिलहाल मौजूद नहीं है, अनलेस कि चाइना वापस आए और फिर से दोबारा मार्केट में एक्टिविटी शुरू हो, बिलेट्स की इंपोर्ट हो, स्क्रैप की इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो चाइना की, तो फिर हो सकता है प्राइसेस फर्दर ऊपर जाएं। बट टाइमिंग ऐसा लगता है कि प्राइसेस अभी फिलहाल स्टेबल हो गए और रुक गए अपनी एक जगह पर। टर्की की पोजीशन कुछ इस किस्म की है कि वहाँ पे प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट की सेल्स उस तरीके से हो नहीं रही जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी। प्राइसेस स्क्रैप के ऑलरेडी पहले बहुत बढ़ चुके थे जो कि अब आगे पास ऑन नहीं हो पा रहे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर। अगर टर्की के एचएमएस की बात करें तो वो $400 पे लाई कर रहा है अभी इस वक्त यूरोपियन मार्केट या बाल्टिक रीजन से अगर खरीदना हो उनको। और अगर श्रेडेड की बोनस की बात करें तो वो तकरीबन 420 के लगभग स्टैंड कर रहा है, जो कि $6 से $7 की कमी है अगर वीक ऑन वीक हम इसको असेस करें। अगर रीबार्स की बात करें टर्की की तो वहाँ पर भी कमी आई है, थोड़ी सी 10 से $15 कम हुआ है। अब जो प्राइसेस एफओबी आ रही हैं वो तकरीबन 690 से 705-710 के लगभग कोट हो रही हैं। रशियन मार्केट काफ़ी स्टेबल है, रशिया किसी किस्म का प्रेशर नहीं है बाकी की दुनिया के ऊपर, जो कि पहले हमारा खर्चा रहा करता था हमेशा से। एचआर प्राइसेस जो रशिया से हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं, बल्कि अपवर्ड है। एक्सपोर्ट्स के लिए क्वांटिटीज इतनी अवेलेबल नहीं है, मोस्टली उनका जो रीजन है वो उन्हीं रीजन्स को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे माल बेचते रहे हैं पिछले 2022 के अंदर, और टर्की इज़ वन ऑफ द मेन डेस्टिनेशन। तो वहाँ से कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, कोई प्राइसेस वहाँ से नीचे नहीं जा रही हैं। बट बिलेट्स के अंदर वहाँ पर अभी ऑलरेडी रशिया से जो प्राइसेस आ रहे हैं वो $10-15 नीचे आना शुरू हो गए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी है। अब छुट्टियाँ भी हैं, अभी छुट्टी के बाद अब वो देखेंगे कि प्राइसेस कहाँ पे सेट होते हैं। और यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर प्राइसेस थोड़े से अपवर्ड ट्रेंड है प्राइसेस का। फ्लैट प्राइसेस तो ऑलरेडी राइज कर रहे हैं, ऑल्दो एक्सेप्टेंस इतनी नहीं है, बाइंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, मगर तेज़ी काफ़ी ज़्यादा है फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नीचे भी नहीं आएगी। एट दी एंड कंज्यूमर्स को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी न्यू प्राइसेस। अगर इनके स्क्रैप की बात करें यूरोपियन बैलेंस स्क्रैप की तो वो अराउंड तकरीबन $10 से $13 के करीब नीचे आया है, क्योंकि ऑब्वियसली टर्की के अंदर डिमांड कम हुई है, अभी डोमेस्टिक डिमांड भी उस तरीके से नहीं रही। बट ऑन दी अदर हैंड जर्मनी के अंदर डोमेस्टिक प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई हैं और प्राइसेस लास्ट वीक के अंदर भी वहाँ पर बढ़े हैं। अभी वहाँ पर डोमेस्टिक मिल्स को रीस्टॉक करना है और इन्वेंट्रीज इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से स्क्रैप पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है। सर्दियों की वजह से वहाँ पे कलेक्शन नहीं हो सकी, उस तरीके से मूवमेंट नहीं हो सकी, तो इस वजह से अब जर्मन स्क्रैप मार्केट अभी इस वक्त काफ़ी तेज़ी में है। बट होपफुली ये तेज़ी अब जो है वो सीलिंग टच कर जाएगी, क्योंकि टर्की और बाकी जो रीजन्स हैं इवन डोमेस्टिक भी उस तरीके से पास ऑन चीज़ें नहीं हो पा रही।
अगर यूके की डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा सा डिप्रेशन आया है टर्की के खामोश हो जाने की वजह से, पाउंड स्टर्लिंग के स्ट्रॉन्ग हो जाने की वजह से, और इवन जो वहाँ पर डोमेस्टिक मिल्स हैं उनकी भी बाइंग उस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान का रीजन निकल गया, पाकिस्तान से तो बाइंग हो नहीं रही। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी एलसी के इशूज़ हैं। इंडिया है जो कि इंडिया भी अब प्रेशर डाल रहा है स्क्रैप प्राइसेस के ऊपर कि थोड़ा सा नीचे होनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का कंपटीशन ऐसा सच मुझे एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आ रहा। ना टर्की है, ना इंडिया है, ना बांग्लादेश है, ना टर्की है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है। तो इंडिया मोस्ट प्रोबेबली अभी इस वक्त प्रेशर डालेगा प्राइसेस के ऊपर, और एक्सपेक्टेशन होगी कस्टमर्स की कि वो बेहतर प्राइसेस के ऊपर अपनी बाइंग कर सकें। यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए के अंदर फ्लैट प्राइसेस के प्राइसेस दोबारा से फ्लैट प्राइस बढ़ गई है। अभी एचआरसी के प्राइसेस भी बढ़े हैं वहाँ पर, इसी तरह सीआरसी गैल्वेनाइज्ड सब चीज़ों के प्राइसेस वहाँ पर काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि डिमांड भी एक तो अच्छी आ गई है, इन्वेंट्रीज जो है वो रीस्टॉक करनी है लोगों ने, तो सब लोग अभी वापस न्यू ईयर हॉलीडेज से वापस आने के बाद रीस्टॉकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और अगर स्क्रैप प्राइसेस की बात करें यूएसए के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट तो फार ईस्ट से ही मिली है। चाइनीज़ छुट्टियों पे जाने से पहले अभी काफ़ी बाइंग हुई है ताइवान के अंदर, वियतनाम के अंदर, वो सब की सब जो फोकस था वो यूएसए के ऊपर था, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही हैं। अगर अब इंडिया पे आते हैं, इंडिया के अंदर एचआरसी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं। अभी कुछ प्राइसेस रेज हुए हैं लास्ट वीक के अंदर दोबारा से। काफ़ी कंफर्टेबल मार्केट है, स्टेबल मार्केट है, एक्सपोर्ट के अंदर भी उनके पास बड़ा अच्छा रूम है ऑफर्स देने के लिए और उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपनी प्राइसेस को। जबकि ऑन दी अदर हैंड सेमी फिनिश के जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा नीचे आए हैं, एडजस्ट हुए हैं। तकरीबन आप समझें कि $10 के आसपास प्राइसेस लास्ट वीक के अंदर बिलेट्स की नीचे आई हैं। स्क्रैप की जहाँ तक प्राइसेस का ताल्लुक है, स्क्रैप की प्राइस भी अभी इस वक्त थोड़ी सी कम हुई है, वहाँ पर तकरीबन $10 से $15 के करीब डिक्रीज हुई है प्राइसेस। और अब इस हफ्ते के अंदर देखते हैं कि इंडियन कस्टमर्स क्या प्राइस पे करने को तैयार होते हैं। वो ऑब्वियसली वही प्राइस पे करेंगे जो वो पास ऑन करें आगे फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर। पाकिस्तान की मार्केट अभी तक स्टैग्नेंट है, अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई लास्ट वीक से अब तक। इंपोर्ट्स की मार्केट के अंदर तो बहुत सन्नाटा है, किसी किस्म की ना ऑफर्स हैं ना कस्टमर्स की इंक्वायरी है उसके अगेंस्ट, क्योंकि एलसीज के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा सिवियर हो चुके हैं, डॉलर्स की अवेलेबिलिटी सिवियर हो चुकी है। स्टेट बैंक ने कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए एक नोटिफिकेशन दिया है अभी कल ही, जिसके अंदर ये है कि आप डेफर्ड पेमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपने रिलीज़ करवा सकते हैं, बट उसके लिए सेलर्स को ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अब जो सिचुएशन है वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं रही, पाकिस्तान के अंदर खासी तंगी रहेगी, अभी पहले भी रही है चंद हफ्ते, लेकिन ये आगे मुझे लग रहा है कि फर्दर मामला ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे और जो इम्पोर्ट्स की इन्वेंट्रीज थी वो किसी भी सूरत वापस नॉर्मलाइज नहीं हो सकेंगी इन द नियर फ्यूचर। तो ये चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। तो सब लोगों का, सब कस्टमर्स का फोकस अभी लोकल मार्केट के ऊपर है कि लोकल जितना भी स्क्रैप वो बाय कर सकें वो करें, और उसकी वजह से प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। बहुत तेज़ी से प्राइसेस स्क्रैप की भी शूट अप करना शुरू हो गई हैं। रीबार की प्राइसेस इवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। लास्ट वीक के अंदर फिर से $10,000 की इंक्रीमेंट हुई है। अब जो प्राइसेस लाई कर रहे हैं रीबार के वो अराउंड 152 से लेके 55 के दरमियान, 252 से लेके 255 के दरमियान अभी इस वक्त लाई कर रहे हैं प्राइसेस, और एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि इस पर प्रेशर रहे और फर्दर ऊपर जाए। तो पाकिस्तान के हालात तो डिपेंडेंट हैं हमारे डॉलर डेफिसिट के ऊपर और बैंकिंग स्ट्रेटजी के ऊपर, बैंकिंग पॉलिसीज़ के ऊपर। तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि मूविंग फॉरवर्ड शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएं और पाकिस्तान दोबारा से नॉर्मल तरीके से इंपोर्ट कर सके, क्योंकि इसकी वजह से सेलर्स के ट्रस्ट का बहुत डेफिसिट हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में, और वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के लिए ना माल लोड करने को तैयार है, ना माल बेचने को तैयार हैं। और जब तक उनको फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जब तक ये काम नहीं हो सकेगा। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।